नमस्कार, समसामयिक विषयों पर चर्चा से जुड़े हुए हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राकेश वशिष्ठ और आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आयोजित धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा पर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए आत्मनिर्भर भारत अभियान, कोरोना और कृषि कानूनों पर चर्चा की। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार विनोद पाठक जी। उनसे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे राष्ट्रपति के उद्घोषण पर प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उनके क्या मायने हैं। पाठक जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल हम शुरुआत करते हैं, इस भाषण को आप समग्र रूप में किस प्रकार देखते हैं? देखिए, आज का जो प्रधानमंत्री ने जो धन्यवाद किया है अभिभाषण पे राष्ट्रपति के, अगर उसको ओवरऑल देखें तो बड़ा बैलेंस और उन्होंने बड़ी मजबूत तरीके से अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं और जिस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, उनका एक कैसा रोल है, या आत्मनिर्भर भारत से कैसे देश मजबूती से आगे बढ़ सकता है और विश्व में उसकी एक अलग पहचान बन सकती है। उन्होंने इसमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी जिक्र किया। उसके अलावा उन्होंने काफ़ी दिनों के बाद वो सदन में थे तो उन्होंने जिक्र किया, कोरोना वॉरियर्स का जिक्र किया। उन्होंने किस तरीके से उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि भाई हमारी सरकार ने कोरोना पे बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है या विपक्ष की सरकारों ने कुछ उपलब्धि हासिल की है, पर उन्होंने ओवरऑल कहा कि हिंदुस्तान की एक उपलब्धि है और इस पे हमें सबको गर्व करना चाहिए। और पूरी दुनिया हमारे ऊपर एक इस दृष्टि से देख रही थी कि हिंदुस्तान में क्या होगा, भारत में क्या होगा कोरोना पे, पर उस जिस तरीके से बेहतर तरीके से हम निकले हैं बाहर, और इतना ही नहीं, हम दूसरों के लिए भी एक संजीवनी हमने देने का काम किया है। दुनिया के बहुत सारे देशों को हम वैक्सीन दे रहे हैं, एक वैक्सीन डिप्लोमेसी चल रही है। उसके अलावा कृषि कानूनों पे बहुत बड़ा फोकस, जो आज का अभिभाषण पे जो धन्यवाद था उस पे बड़ा फोकस उनका कृषि कानूनों पे था। तो कृषि कानूनों पे उन्होंने विपक्ष को भी पुरानी जो उनकी चीज़ें थी, जैसे जो नेता थे, जैसे शास्त्री जी ने क्या कहा था या चरण सिंह जी ने क्या कहा था या देवेगौड़ा जी ने क्या कहा था और मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था। मनमोहन सिंह जी का उन्होंने कोट पढ़ा, किस तरीके से किसानों पे छोटी उपज है उसको लेके उन्होंने चरण सिंह जी का जो जिक्र किया, बाकायदा बहुत ही विस्तार से उस चीज़ को उन्होंने बताया कि आज क्यों 12 करोड़ जो छोटे किसान हैं उनको इस रिफॉर्म्स की क्यों ज़रूरत है जी। तो और उसके अलावा उन्होंने जो एक बहुत ज़्यादा जोर दे के लास्ट में जो उन्होंने बोला कि किस तरीके से हम डिजिटल इंडिया का भी आज उन्होंने एक जिक्र किया कि 2 साल 3 साल पहले यही विपक्ष जो था आवाज़ उठाता था कि मोबाइल नहीं है, कैसे होगा, और आज पर जो मंथ है वो 4 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो रहा है हमारे यहाँ, भले वो यूपीआई से होता हो, पेटीएम, मतलब जो जिस भी माध्यम से हम करते हैं। तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही एक बैलेंस, और इसमें कटाक्ष भी था, मतलब इसमें पूरा अगर हम अभिभाषण पे जवाब देखें, उन्होंने शुरुआत ही जो की थी विपक्ष पे कटाक्ष उन्होंने किया कि साहब आप अभिभाषण जब हो रहा था तब आप मौजूद नहीं थे, पर अच्छा है, पर आज जो है आप उस पे सवाल जवाब आप जो है करने के लिए आए हैं। अच्छा होता, लोकतंत्र के लिए भी एक बेहतर संदेश जाता कि अगर आप उस वक्त भी मौजूद होते। तो ये मुझे लगता है कि बैलेंस था बड़ा जो अभिभाषण था, नई आशा जगाने वाला, नई उम्मीदें जगाने वाला, नई उमंग जगाने वाला और आत्मविश्वास जगाने वाला। उन्होंने ऐसा वक्तव्य दिया है कि राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था उन्हें आत्मविश्वास जगाने वाला है। इस बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए, आत्मविश्वास तो जो अपना आत्मनिर्भर भारत की उन्होंने जो बात की या जो सरकार की योजनाओं की बात की, भले जल जीवन मिशन पे उन्होंने जैसे एक छोटा सा एक बताया कि कैसे कि 1.5 साल के अंदर 3 करोड़ से ज़्यादा कनेक्शंस जो है वो दे दिए गए हैं, या किस तरीके से मुद्रा योजना में जो लाभ मिला है वो 70% जो हमारी बहनें हैं उन्होंने लिया है। उन्होंने एक और कृषि में एक नया फिगर जो उन्होंने बताया कि भाई जो दूध को हम इग्नोर कर रहे हैं, खेती से दूध को इग्नोर कर रहे हैं, हम उस सेक्टर की तरफ देख ही नहीं रहे हैं। तो 28% जो हमारा कृषि का जो अगर ओवरऑल बजट देखें, मतलब जो आमदनी देखें, तो उसमें 28% दूध से आता है, डेयरी सेक्टर से आता है। और डेयरी सेक्टर के उन्होंने
कांग्रेस को भी एक थोड़ा सा बोला कि भाई आपकी द्वारा शुरू किया गया था, तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो हम सबको, जो रिफॉर्म्स हैं वो हम सबको मिलकर करनी चाहिए। विपक्ष को भी क्रेडिट दे दिया। हाँ, विपक्ष को भी क्रेडिट दिया उन्होंने, कई जगह पे क्रेडिट दिया विपक्ष को। उन्होंने बताया कि कृषि कानून जो है वो पिछले 20 साल से चर्चा हो रही थी और सभी ने कुछ ना कुछ अपने तरीके से उस पर किया है। भले शरद पवार जो थे उन्होंने कुछ एक बार बोला था कि किस तरीके से APMC जो है उसमें परिवर्तन होना चाहिए, खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बोला था। और उन्होंने कृषि कानूनों पे एक बहुत अच्छी बात की जब उन्होंने शास्त्री जी का जिक्र किया कि किस तरीके से हरित क्रांति जब शुरू हो रही थी उस वक्त, तो कैसे हर्डल्स उनको फेस करने पड़े थे। और वैसे ही हर्डल्स उन्होंने एक थोड़ा व्यंग्यात्मक अंदाज में भी बोला कि वही चीज़ आज मुझे फेस करनी पड़ रही है। तो रिफॉर्म्स होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें स्वर उठते हैं, पर अच्छा है घर में अगर एक सोफ़ा भी या एक थोड़ा सामान भी इधर उधर करना होता है तो घर के 4 सदस्यों का जो विचार होता है वो अलग अलग होते हैं। तो उसी तरीके से कृषि कानूनों पर भी लोगों के विचार अलग अलग हैं। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया अभियान की बात की और भारत के लोकतंत्र को डिजिटल इंस्टीट्यूशन ना कह के ह्यूमन इंस्टीट्यूशन उन्होंने कहा। देखिए, लोकतंत्र पे तो आज बहुत ही अच्छा उन्होंने एक जो सुभाष चंद्र बोस का एक वक्तव्य पढ़ा था कि उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज ने जो एक स्वतंत्र भारत का वो किया था और पहले प्रधानमंत्री थे उसके वो, और उन्होंने बोला था कि हम लोग कहते हैं कि हम सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, तो बोला हम सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हैं ही, हमें अपनी पीढ़ियों को ये बताना भी पड़ेगा कि हम लोकतंत्र की जननी हैं। मतलब लोकतंत्र हमारे यहाँ से ही शुरू हुआ है। और डिजिटल इंडिया पे देखिए आज भी अगर आप निकलेंगे, बाहर निकलेंगे तो देखेंगे एक छोटे से ठेले पे भी आपको एक स्टिकर लगे मिल जाएंगे UPI के या वॉलेट पेमेंट के मिल जाएंगे। और डिजिटल इंडिया पे आज देखिए हमारे यहाँ एक कॉमन मैन के पास भी डिजिटल इंडिया का और एक बहुत अच्छा एग्जांपल, कॉमन मैन के पास तो मोबाइल है ही, वो बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड है। साथ ही जितनी सरकारी योजनाएं हैं उसमें डिजिटल इंडिया का इतना बड़ा रोल है कि हम डायरेक्ट ट्रांसफर्स उसके थ्रू कर रहे हैं। हम लोगों से बहुत, सरकार वेल कनेक्टेड हो गई है डिजिटल इंडिया के थ्रू। प्रधानमंत्री ने कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी चर्चा की और भारत उन देशों में शामिल है जहां पे कोरोना की वैक्सीन बनी है। और एक तो इंडिजीनियस है हमारी वैक्सीन जो हमने ही बनाई है, भारत बायोटेक वाली, उस पर भी प्रधानमंत्री ने अपनी दृष्टि डाली। हाँ, उन्होंने कहा कि देखिए कोरोना की मतलब ये एक ऐसी बीमारी थी जिसको एक अदृश्य तरीके से खतरा था ये, जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था। मतलब लोग खुद मतलब हो सकता है कि कुछ लोगों को, शायद कोई विद्वान लोगों को पता होगा, पर एक ऐसे खतरे से लड़ना जिसका कुछ अता पता ही नहीं है, तो उस तरीके से जो वैज्ञानिकों ने हमारे काम किया है और जो उन्होंने एक बिल्कुल एक शॉर्ट टाइम में, बहुत ही शॉर्ट टाइम में उन्होंने एक वैक्सीन तैयार करके दी जिस पे दुनिया के बहुत सारे वैज्ञानिक लगे थे, पर यह हमारी एक अलग उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, मतलब आज स्थिति यह है कि हम दूसरे या तीसरे नंबर पे हैं वैक्सीनेशन में, क्योंकि हमारे पास अपनी वैक्सीन है। और हम आज पूरी दुनिया, इवन अमेरिका, कनाडा, सब लोग हमसे वैक्सीन मांग रहे हैं। और मतलब ये एक इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है कोरोना में। और एक और अच्छी बात है कि जो जनता ने एक प्रयास करके, मतलब उन्होंने कहा कि भाई जनता का धन्यवाद, पूरे देश का धन्यवाद। आज आप देखिए जो पर डे के केसेस हैं वो 10,000 के आसपास आ गए हैं जी। तो ये भी एक, नहीं तो जिस प्रकार हमारी आबादी है उस हिसाब से तो आज अमेरिका में आप देखिए या ब्रिटेन में देखिए बहुत भयावह स्थिति हो सकती थी। तो ये हमारे यहाँ के वैज्ञानिकों को भी उन्होंने धन्यवाद दिया, डॉक्टर्स का भी उन्होंने धन्यवाद दिया जी। एक प्रश्न सबसे बड़ा उन्होंने जो उठाया था, जिस बात की उन्होंने चर्चा की, वो की थी उन्होंने FDI की, विदेशी निवेश को लेकर। उन्होंने कहा कि इन दिनों में जो विदेशी निवेश है वो भी काफ़ी आया है। देखिए, ये जब कोरोना शुरू हुआ था तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक तरीके से रुक गई थी। बिल्कुल। और आप मानिए कि मतलब हाहाकार मच गया था अर्थव्यवस्थाओं में और कई सारे बिजनेसेस डूब गए, कोलैप्स हो गए और मतलब आवागमन रुक गया था महीनों। तो एक देश से दूसरे देश, इवन उन्होंने जो जिक्र किया कि एक राज्य से दूसरे राज्य भी मदद नहीं कर पा रहे थे, इवन एक परिवार दूसरे परिवार की मदद नहीं कर पा रहा था। तो इन परिस्थितियों में जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, दुनिया एक दूसरे के यहाँ नहीं जाना चाहती है, ऐसे दौर में हमारे यहाँ सर्वाधिक FDI आ रही है जी।
तो और दुनिया हमारी तरफ देख रही है, हमारे यहाँ निवेश करना चाहती है। बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का दूसरा बड़ा देश आज भारत है, और एफडीआई में और फॉरेन डायरेक्ट जो उन्होंने कहा कि हाँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अलावा उन्होंने कहा फॉरेन रिजर्व्स। अभी 2-3 दिन पहले एक खबर आई थी कि हमारे यहाँ जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो दुनिया में चौथे नंबर पे आ गए, $590 बिलियन हो गए हैं। तो ये एक विश्वास ही है सरकार के ऊपर और यहाँ देश की अर्थव्यवस्था पे, जो इतना एफडीआई हमारे यहाँ आ रहा है। तो एक बड़ी अच्छी सुखद खबर है ये। प्रधानमंत्री ने आज के उद्बोधन में एक शब्द बोला, आंदोलनजीवी वर्ग। जब वो आंदोलनजीवी वर्ग बोलते हैं तो इस बात के क्या मतलब होते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी का अपना एक अंदाज है किसी चीज़ पे कटाक्ष करने का जी। और अगर आप थोड़ा सा उनके राजनीतिक कैरियर को देखें तो उनका 2002 से जो है ये जो जिस आंदोलनजीवी जो उन्होंने शब्द लिया है, तो एक उससे वो 2002 से ही जूझते आ रहे हैं जी। और जब से उनकी सरकार 2014 से बनी है, कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ पे कुछ ना कुछ आंदोलन खड़ा हो जाता है। और एक उनका इशारा था कि कुछ ऐसे ही चेहरे हैं, जो कॉमन से लोग हैं जो आंदोलन में पीछे, इस आंदोलन के पीछे हैं या आंदोलन के साथ हैं। तो अगर आप जाएंगे सीए का जो एक आंदोलन हुआ था शाहीन बाग वाला, उसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वही कुछ चेहरे आज नज़र आते हैं जो आज कृषि कानूनों को लेके जो लोग दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आप रिफॉर्म्स के ऊपर एक स्वस्थ चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। आप कृषि कानून, उन्होंने कहा कि भाई इतने दौर की बातचीत हो गई है, बड़े अच्छे अंदाज में बातचीत हो रही है, तो अच्छा है कि ये जो आंदोलनजीवी हैं ये इनको मौका मिलता है, ये मतलब मौका ढूंढते हैं। उन्होंने परजीवी शब्द का भी इस्तेमाल किया इसके लिए, बोले मौका ढूंढते हैं। बेहतर हो कि अगर हम एक स्वस्थ वातावरण में बातचीत करें, सरकार हर चीज़ के लिए तैयार है। और उन्होंने जो कृषि मंत्री की एक बात भी कही कि किस तरीके से वो, उन्होंने कहा आज भी हम लोग ओपन माइंड से बात करने के लिए तैयार हैं। कृषि कानूनों पर उन्होंने विपक्ष के लिए भी ये बात कही थी कि आप लोग यू टर्न ले रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने जिस तरीके से, खासकर उन्होंने शरद पवार जी का एक नाम लिया उसमें, किस जैसे उन्होंने एपीएमसी में बदलाव की बात की थी 2011 में, जब शायद वो कृषि मंत्री होते थे। फिर उन्होंने एक वक्तव्य पढ़ा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जिन्होंने खुद एक कहा था कि एक ओपन मार्केट मिलना चाहिए किसानों को और एक वन मार्केट मिलना चाहिए। तो बोला आज यही बात उन्होंने उस वक्त ये चाहते थे रिफॉर्म हो, और आज जब हमने किया है तो वो इस पे यू टर्न लेके इस चीज़ का विरोध करें। उन्होंने विपक्ष पे और भी इस तरीके से याद दिलाया विपक्ष को समय समय पे किस तरीके से रिफॉर्म्स को लेके विपक्ष के नेताओं ने बातचीत की थी। पर आज सिर्फ आंदोलन करने के लिए या एक मतलब सरकार के विरोध के लिए, उन्होंने कहा सरकार का विरोध हो बिल्कुल विरोध हो, आंदोलन हो, पर सही मुद्दों पे और स्वस्थ तरीके से हो। किसानों को लेकर उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई। हाँ, किसान रेल, देखिए एक बहुत अभी पिछले दिनों ही एक ट्रेन चली थी किसानों को लेकर, जिसमें शायद एक किसान का कुछ बहुत थोड़ा सा एक प्रोडक्ट जो था वो गया था। और उसके अलावा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट का जैसे जिक्र किया कि साहब वहाँ जो प्रोड्यूस होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, वो यहाँ नहीं आ पाता। तो वो उन्होंने विमान से किस तरीके से उड़ान किसान वाला जो किसान उड़ान योजना के जिक्र किया किसानों के लिए। उन्होंने और भी कहा कि जो किसान फसल बीमा योजना है उस पर उन्होंने कहा कि 90,000 करोड़ रुपए हम इसमें दे चुके हैं। छोटे किसान को, जो बिल्कुल सीमांत किसान है, उसको भी इसमें शामिल किया है। ज़्यादातर देश में सीमांत किसान, हाँ ज़्यादातर 12 करोड़ सीमांत किसान हैं। उन्होंने फिगर भी इस चीज़ का लिया, उनको दिया है। उसके अलावा किसानों के लिए उन्होंने कहा कि ये आपका छोटे किसान जो है, जिसको कुछ नहीं मिलता है, जिसकी बात भी नहीं कर रहा है आज कोई भी, तो बोला उसको जैसे किसान निधि योजना का उन्होंने जिक्र किया, सॉइल कार्ड का उन्होंने बताया। उस मतलब ओवरऑल उन्होंने बताया कि भाई हम किसानों को लेके सरकार किस तरीके से सीरियस है और किस तरीके से उसके भले के लिए सोच रही है। पर उन्होंने एक बात और बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है वो ऐसा नहीं है कि आज हमने कोई चीज़ बना दी। उन्होंने बड़ा अपने ऊपर रखते हुए बात की कि जो हम आज फाइनल कर रहे हैं, हो सकता है कि हम ये नहीं कह रहे कि हम श्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, हो सकता है 10 साल के बाद इससे बढ़िया कोई विचार लेके आए। तो ये तो हमारा परिवर्तनशील, यही हमारे लोकतंत्र की मजबूती है। तो उन्होंने जो केसीसी कार्ड से लेके, किसान क्रेडिट कार्ड से लेके मत्स्य पालन, पशुपालन, सबका जिक्र कर उन्होंने बताया कि भाई आज किसान को किस तरीके से हम एक एम्पावर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 41 करोड़ जनधन खाते, 10 करोड़ टॉयलेट्स, 2 करोड़
उज्ज्वला योजना में जो लाभ दिए गए हैं उनका भी जिक्र किया। तो ये इतने बड़े नंबर्स हैं कि ये देखिए, जब 2019 के चुनाव में सरकार जारी थी तो काफ़ी डिबेट हो रही थी कि भाई ये 200 सीट लाएंगे, 150 सीट लाएंगे, या सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो जाएगी, खींचतान के सरकार। पर आप देखिए, जो छोटे छोटे स्टेप्स उठा के, मतलब एक कॉमन मैन को, जैसे आप एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना है, आप उसमें अगर जाएंगे तो देखेंगे कि एक नॉर्मल गरीब आदमी को घर मिलना, छत मिलना एक बहुत बड़ी बात है। जनधन खाते जो आप सोच नहीं सकते थे कि 41 करोड़। हाँ, देखिए इसका फ़ायदा क्या हुआ। 41 करोड़ का फ़ायदा हुआ जब ये कोरोना में देश पे आपदा आई, कोरोना की दुनिया पे आपदा आई, तो जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र से जो 41 करोड़ खाते थे उसमें 500 रुपये महीना देना जो शुरू किया। तो देखिए, अगर हमारे पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होता तो हम इतना बड़ा जो कैश ट्रांसफ़र था या लोगों को एक, और देखिए जनधन खाते का बिल्कुल चिन्हित है कि वो किसका खुला हुआ है, एक बहुत ही साधारण और एक बीपीएल उसका है, तो उसमें उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र का फ़ायदा दिया गया। फिर इसमें जनधन के अलावा उज्ज्वला की जो अभी सेकंड फेज़ में भी सरकार ने अनाउंस किया है, इसी बजट में अनाउंस किया है उसका सेकंड फेज़। अगर आप किसी गांव में, प्रधानमंत्री जी ने भी कई बार अपने भाषणों में जिक्र किया है और सरकार के काफ़ी मंत्री बोलते हैं, अगर किसी गांव में आप जाएंगे और चूल्हे पे कोई रोटी बनाता था या वो जो धुआं उठता था, तो उससे बड़ी एक महिला के लिए, मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी बीमारियां तो उसी से पैदा होती थी, लंग्स की, इनकी जो, और अगर किसी के आंखों की बीमारियां होती थी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये सरकार ये जो जीती है 303 सीटें, ये सब इन्हीं योजनाओं की मुझे लगता है कि कारण मजबूत जो मोदी जी हैं इसी से मजबूत हुए हैं। उज्ज्वला योजना की बात की, जनधन खातों की बात की, आत्मनिर्भर भारत की बात की, एफडीआई की बात की जी। इसके अलावा भारत की अंतरिक्ष में ताकत जी और जल थल नभ में ताकत की भी प्रधानमंत्री ने बात की। हाँ, देखिए अंतरिक्ष में तो हम पूरी दुनिया हमारा लोहा मानती है, और कुछ समय पहले हमने अमेरिका के भी सैटेलाइट्स को भेजा था, एक साथ 108 सैटेलाइट्स भेजे थे। तो इवन सार्क कंट्रीज़ के लिए भी भेज चुके हैं, और कोई दिन ऐसा जाता है जिस दिन हम सुनते नहीं है कि फ़लानी सैटेलाइट की तैयारी चल रही है या फ़लानी लॉन्चिंग की तैयारी चल रही है। और एक चीज़ और देखेंगे टेक्नोलॉजी में, तो अब जो आत्मनिर्भर भारत की हम बार बार बात कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन पहले ही जब ये एरो इंडिया का चल रहा था बेंगलोर में, हाँ एरो इंडिया शो, उसमें HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 48,000 करोड़ का एक सरकार ने समझौता किया है, जिसमें 83 तेजस बनेंगे। अभी वो तेजस की जो फर्स्ट स्टेज जो जिसमें बनेंगे, तो वो 50% टेक्नोलॉजी इंडियन होगी, पर वो जब फाइनल स्टेज पे पहुंचेंगे 2025 तक तो 60% टेक्नोलॉजी इंडियन होगी उसमें। तो उसके अलावा जल में तो हिंदुस्तान का मुकाबला ही नहीं है, और बाकी टेक्नोलॉजी में हम दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल हैं, और कुछ चंद देशों में, जैसे हमने वो सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल बनाई थी, तो वो तो अंतरिक्ष में सिर्फ दुनिया के 4 ही देश हैं उसमें। प्रधानमंत्री ने शहर और गांवों के बीच की जो दूरियां हैं उसको भी पाटने की कोई बात की है? देखिए, शहर और गांव में तो गांव मजबूत होंगे, मेरा तो ये मानना है, प्रधानमंत्री जी इसका जिक्र करते हैं, पर जब गांव मजबूत होंगे तो लोगों का जो एक विस्थापन होता है शहरों की तरफ, लोग बहुत तेज़ी से, आज देखा जाए तो हमारी आज जो टोटल आबादी है उसका 30% से ज़्यादा शहरों में आ चुके हैं, और गांव खाली होते जा रहे हैं। तो अगर गांव जितना मजबूत होंगे, जैसे उनका जल जीवन योजना जो है, उसमें 19 करोड़ घर हैं हमारे गाँवों में, तो उसमें 3 करोड़ घरों में 2019 अगस्त तक पाइपलाइन से पानी आता था। तो उन्होंने ये योजना लेके आए कि हर घर में पानी आना चाहिए, पाइपलाइन, पाइप्ड वाटर सप्लाई होनी चाहिए। और पिछले 15-16 महीनों में उसमें 3.2 या 24 इतना %, मतलब इतने करोड़ पाइपलाइन बिछ चुके हैं, जिसमें राजस्थान भी एक राज्य है जहाँ पे योजना चल रही है। और राजस्थान में तो आप जानते हैं कि हमारी माता बहनें जो है वो कितना चलती हैं पानी के लिए। तो ये एक गाँव को जितना एम्पावर करेंगे उतना वो, मुझे लगता है शहर और गांव की दूरी उसी हिसाब से पाटी जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसा लोकतंत्र है कि कोई उसकी खाल नहीं उधेड़ सकता।
ये प्रधानमंत्री ने कहा है, तो वो जब इस बात को कह रहे हैं तो वो अपनी कोई चिंता जाहिर कर रहे हैं या किसी को वो स्पष्ट मैसेज दे रहे हैं? नहीं, मैसेज तो स्पष्ट है। देखिए, बीच बीच में हमारे यहाँ एक आप देखेंगे तो जो विपक्ष आज एक स्टैब्लिश करने में चीज़ लगा है कि हमारा लोकतंत्र जो है वो खतरे में है और हम कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपको याद होगा पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए थे और उसके बाद वहाँ कैपिटल हिल में क्या हालत हुई थी। पर हमारे यहाँ आज तक कभी आपने देखा नहीं होगा कि कभी सत्ता परिवर्तन में इस तरीके का कभी देखा हो। जैसे ही कोई सरकार हारती है वो तुरंत दूसरे को जो जीता हुआ सहज भाव से हार स्वीकार करते हैं और सत्ता ट्रांसफर करते हैं। वो इतना कुटिल नहीं होता है कि वो शपथ ग्रहण में भी ना पहुंचे। तो हमारे यहाँ तो लोकतंत्र जो है, और देखिए हमारे लोकतंत्र में खास बात अच्छी है कि हमारी जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, तो आप देखिए केंद्र में सरकार एक अलग है और कुछ राज्यों में अलग सरकारें हैं, पर फिर भी वो राज्य और केंद्र का जो एक मतलब योजनाओं को लेके, चीज़ों को लेके बेहतर तरीके से काम करते हैं। और वो कोरोना काल में देखा है हमने, सबने मतलब एकजुट होकर काम किया है। नहीं, प्रधानमंत्री जब ये कह रहे थे कि भारत का लोकतंत्र ऐसा नहीं है कि कोई भी उसकी खाल उधेड़ सके, कहीं उनका इशारा उन ट्वीट्स की तरफ तो नहीं था? हाँ, किसान आंदोलन को लेके जो बाहर से, खाली किसान आंदोलन को लेके नहीं है ये, ओवरऑल एक उन्होंने जो जिक्र किया, जिससे FDI भी उन्होंने कहा, जो फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी करके उन्होंने जिक्र किया। जो पिछले दिनों कुछ किसान आंदोलन में कुछ ऐसे ट्वीट्स आए थे जिसमें जिक्र आया था कि साहब ये यहाँ पे लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, या जैसे जिसमें रिहाना का उन्होंने नाम नहीं लिया, पर एक परोक्ष रूप से इशारा उनका रिहाना या वो जो ग्रेटा येनबर्ग है उसकी तरफ था। उसी अभी सरकार ने 2-3 दिन में कुछ 1100 कुछ ट्वीट्स के ऊपर, हैंडल्स के ऊपर रोक की भी बात की है। पर देखिए लोकतंत्र मजबूत है तभी तो सब आवाज़ उठा रहे हैं। देश के अंदर सभी लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, पर कुछ वर्ग इस तरीके से स्टैब्लिश करना चाहता है कि लोकतंत्र, जैसे फार्मर जेनोसाइड एक शब्द लिया गया जिसको लेके सरकार ने काफी, और देखा होगा सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, बिल्कुल सब ने उस पे लिया, उसके ऊपर भी हमलावर हो गए। अगर हमारा स्वस्थ लोकतंत्र नहीं होता तो अगर हमारी स्थिति चीन या पाकिस्तान जैसी होती तो देखिए हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है। हमारे हर आदमी बोलने के लिए स्वतंत्र है। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलनकारियों से कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। पहले भी उन्होंने ये बात कही है, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ, और आज के भाषण में भी उन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी है। उन्होंने किसानों को ये मैसेज दिया है कि सरकार आपसे दूर नहीं है और सरकार आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और शुरू से ही जो 3 मंत्री हैं हमारे, जिसमें खासकर कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर हैं और पीयूष गोयल हैं, तो बातचीत करते आ रहे हैं। और हर बार सरकार की तरफ से भी वही बयान आता है कि साहब बड़ी एक स्वस्थ वातावरण में बातचीत हुई, खुले दिल से बातचीत हुई। और जो किसान यूनियन है उनकी तरफ से भी यही बयान आता रहा। पर जो एक डेडलॉक है कि भाई कानून ख़त्म ही होने चाहिए, सरकार कह रही है हम संशोधनों को तैयार हैं, तो वो डेडलॉक कैसे टूटे? तो कहीं ना कहीं तो एक समझौते की बात, भाई सरकार 9 संशोधनों को तैयार थी, सरकार ने इन कानूनों को 1.5 साल 1 साल डिले, मतलब एक टालने की बात भी कही। अब मामला कोर्ट में है, तो मुझे लगता है कि कोर्ट ही, अब तो चूंकि कमेटी बन चुकी है और उसने काम भी शुरू कर दिया है, तो डेडलॉक मुझे लग रहा है ये जो ख़त्म होगा ये कोर्ट के थ्रू ही ख़त्म होगा। एक अंतिम सवाल लेते हुए चर्चा का अपन समापन करेंगे। वैश्वीकरण की दौर में जब प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करते हैं, तो वैश्वीकरण की दौर में आत्मनिर्भर भारत अभियान किस तरीके से कदम ताल करेगा? देखिए अगर आप पड़ोस में देखेंगे तो चाइना जो हमारा है वो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है। आज आप अगर अपने लोकल मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी जाएंगे तो आप देखेंगे छोटी से छोटी चीज़ भी चाइना से आती है जी। पिछले दिनों जब ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी सरकार ने अनाउंस किया था 20 लाख करोड़ का, तब उन्होंने, प्रधानमंत्री ने उसके बाद कहा था खिलौनों को लेके। आप देखिए खिलौना बहुत छोटी चीज़ है, पर सारा खिलौना का मार्केट चाइना ने कैप्चर कर रखा है। मोबाइल पूरा चाइना ने कैप्चर कर रखा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ है। तो आत्मनिर्भर भारत में एक तो यह है कि जो विदेशी कंपनियां, आत्मनिर्भर भारत कहने की सारी चीज़ें हम ही खुद करेंगे। आत्मनिर्भर का मतलब है कि ब्रॉड सेंस में बात कह रहे हैं वो, जैसे वो कह रहे थे ना मैन्युफैक्चरिंग का, जो मेड इन इंडिया या मेक इन इंडिया, तो मुझे लगता है आत्मनिर्भर भारत में लोग खुद भी खड़े हों और जो बाहर की कंपनियां वो हमारे यहाँ निवेश करें। तो मैन्युफैक्चरिंग हम बने, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। एक तो जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे और इंपोर्ट्स हमारे कम होंगे।
तो ये थे हमारे साथ विनोद पाठक जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण का बहुत ही सार्थक विश्लेषण किया। हमें उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। नमस्कार। थैंक यू।